हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस चैनल पे हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग और एक्स्ट्रा विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली फॉरेंसिक स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत अपडेटेड रहने वाले पर्सन हो एंड यू आर नॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, देन यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कैसे आप किसी के डीएनए से उसके फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल फीचर्स के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्या-क्या चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मैं आपको ब्रीफली चीज़ें समझाऊँगी कि फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग क्या होता है। इसके बाद कैसे आप फिनोटाइप का प्रेडिक्शन करते हो वाया यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल। जीनोटाइप मतलब डीएनए। ओके, इसके बाद कैसे फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या रहता है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या-क्या एरियाज ऑफ ग्रोथ है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं केस स्टडी डिस्कस करूँगी और फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग यानी कि एफडीपी के साथ क्या-क्या एथिकल एस्पेक्ट्स जुड़े रहते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप इस टेक्निक को एज़ अ एविडेंस प्रूव करोगे कोर्ट में, तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला आप ये इमेजिन करो कि क्या आपका डीएनए ये बता सकता है कि आप दिखते कैसे हो? तो ऑब्वियसली हम सब अभी इतना अपडेटेड है हर तरह की इन्फॉर्मेशन से कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा डीएनए प्रेडिक्ट कर सकता है हाउ वी लुक। ओके, तो कैसे प्रेडिक्ट करता है, ये चीज़ें हम फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग के थ्रू समझेंगे। ओके, तो क्या है फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग? तो फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो प्रिडिक्ट करता है इंडिविजुअल के एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर या फिजिकल ट्रेट्स। ओके, तो क्या होते हैं एक्सटर्नल विजिबल फिजिकल ट्रेट्स? तो ऐसे ट्रेट्स जो आपके अपीयरेंस में दिखाई देते हैं, जैसे आपका स्किन कलर क्या है, आपके हेयर का कलर क्या है, आपके हेयर स्ट्रेट है, कर्ली है, आपके वाइल्डनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, आपके टीथ का शेप कैसा है, आपकी आईज का शेप कैसा है, आपकी नोज का शेप कैसा है, आपके हाथों का साइज क्या है, एवरीथिंग जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से देखा जा सकता है, वो सारे कैरेक्टर्स को हम ईवीसीएस यानी कि एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस जिसके थ्रू आप ईवीसीएस यानी कि दिखने वाले अपीयरेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो या किसी इंडिविजुअल की बायो जियोग्राफिकल एंसेस्ट्री के बारे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्या होता है बायो जियोग्राफिकल एंसेस्ट्री? तो हम सबको पता है कि चाइनीज एशियन पीपल जो होते हैं उनका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होता है हमारे कंपैरिजन में। हमारा फिजिकल अपीयरेंस यूरोपियन पीपल, जर्मन पीपल के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होता है। तो एरिया वाइज़ जो जियोग्राफिकल वाइज़ जो भी चेंजमेंट आते रहते हैं ना, किसी इंडिविजुअल के दिखाई देने में कि वो कैसा दिख रहा है, ये सारे चेंजमेंट एक ना एक तरह के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन किसी इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होता रहता है। इसी एंसेस्ट्री को जब आप स्टडी करते हो, तो इसी को हम बोलते हैं बायो जियोग्राफिकल एंसेस्ट्री। कि किसी इंडिविजुअल की बायोलॉजी के बेसिस पे आप उसके जियोग्राफिकल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीजें आप एनालाइज करते हो यूजिंग एसएनपी मार्कर। ओके, तो एसएनपी मार्कर हम सबको पता है, दीज आर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि किसी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंजमेंट हो गया और उस चेंजमेंट को किसी पूरी पॉपुलेशन ने कैरी ऑन किया और कैरी ऑन करने के बाद उस पॉपुलेशन ने एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप कर लिया और वो कैरेक्टर अब क्या हो गया है, जेनेटिक हो गया है, वो हर जनरेशन में पास आउट हो रहा है। जैसे कि यूरोपियन पीपल का स्किन कलर, तो दे आर वेरी वाइट, दे आर वेरी पेल। ओके, तो वो उनकी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्टली दे हैव ब्लू आइज, तो वो उनकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो जीन कैरी कर रही है और वो म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो गया एंड दैट इज अ हेल्दी म्यूटेशन। तो उसको हमने क्या बोल दिया, एसएनपी बोल दिया। ठीक है, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह के जेनेटिक मार्कर की तरह काम करते हैं। जेनेटिक मार्कर ऐसे मार्कर होते हैं जिसको आप यूज करके किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को स्टडी करते हो। ओके, तो इस स्लाइड में ना बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका वर्ड का पूरा
का पूरा स्टडी है, पूरे का लाइक एक अलग मतलब है, ठीक है? तो मैं मोस्टली कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग एक टेक्निक है, जिसके थ्रू आप किसी के फिज़िकल अपीयरेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसकी बायोजियोग्राफिकल एंसेस्ट्री के बारे में सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप किसके बेसिस पे निकालते हो? तो वो इन्फॉर्मेशन आप निकालते हो एसएनपी के बेसिस पे। ओके, तो एसएनपी क्या होते हैं कि किसी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंजमेंट हो गया और वो चेंजमेंट जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन हुआ और उसने एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को जन्म दे दिया। ओके, तो ये सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ लिया। अब देखो क्या है कि अगर आप समझो ओवरऑल एक रफली आइडिया लो, तो डीएनए है। डीएनए से आप डीएनए फिनोटाइपिंग की जब स्टडी करोगे तो कोई इंडिविजुअल किस रेस से बिलोंग कर रहा है, उसका स्किन कलर क्या है, उसके बालों का कलर क्या है, उसकी आईज का शेप क्या है, ये सारी चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एफडीपी, यानी कि फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग। ओके, तो अब हम समझेंगे कि इस टेक्निक की हिस्ट्री क्या रही है। तो इस टेक्निक को अर्ली 2000 में यूज़ किया गया था, लाइक पहली बार ऑलमोस्ट ये काफ़ी पॉपुलैरिटी में आ गई थी कि हमने एक साइंस ने एक ऐसी टेक्निक भी डेवलप कर ली है जिसके थ्रू हम किसी इंडिविजुअल के एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं, ठीक है? अब क्या प्रॉब्लम है कि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इवन इंडिया में भी इस टेक्निक को बहुत कम यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसका रिसर्च का फंडिंग। ओके, देखो आप जब किसी चीज़ के प्रेडिक्शन की बात करते हो ना, तो प्रेडिक्शन में प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि ये होगा या नहीं होगा। तो साइंस इज नॉट कि आप हर चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाओ, हाइपोथेसाइज कर पाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस बात करता है फैक्ट्स की। तो ऐसी टेक्निक को बहुत रिसर्च फंडिंग नहीं मिलती है जहाँ पे आप एक तरह का प्रेडिक्शन कर रहे हो, ठीक है? लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अभी साइंस इंडिया में उतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप इस टाइप की टेक्निक पे इतना रिसर्च फंड एक्सपेंस करो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आज एफडीपी फॉरेंसिक्स में इतना पॉपुलर नहीं है। ओके, बट हाँ, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ऐसे मार्कर को मैं समझाने की कोशिश करूँगी जो कि आप यूज़ करोगे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की फिनोटाइपिंग में। ओके, तो क्या-क्या मार्कर यानी कि क्या-क्या कैरेक्टर आप स्टडी करते हो जब आप फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग पढ़ते हो? तो आप ईवीसीएस यानी कि एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारे कैरेक्टर हैं जो कि हम एफडीपी में स्टडी करते हैं। और उस कैरेक्टर से कौन-कौन से स्पेसिफिक जीन हैं जो जुड़े हुए हैं, वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगी। ओके, तो आई कलर सबसे पहला मार्कर होता है आई कलर। तो किसी भी इंडिविजुअल को जब आप पहली बार देखते हो तो आप क्या नोटिस करते हो कि उसकी आँखें किस कलर की हैं, उसके बालों का कलर क्या है, उसकी स्किन का कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका फेशियल फीचर कैसा दिख रहा है, क्या उसके बाल्डनेस उसके बालों में है या नहीं है, या उसके हेयर का ग्रोथ कैसा है। ऑब्वियसली हम किसी को पहली बार देखते हैं तो हम यही सारी चीज़ें उसके बारे में नोटिस करते हैं। तो यही सारी चीज़ें मार्कर बन जाती है किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आई कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम बोलते हैं HER2 जीन, HER2 जीन, IRF4 जीन, OCA2 जीन, SLC45A2 या TYR जीन, ठीक है? ये जीन्स में ना जो-जो नाम आपको ईज़ी लग रहे हैं, आप उसको याद रख सकते हो। अगर जो नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे जीन्स के नाम पता हों। 1-2 के नाम पता है, दैट इज़ वेल इनफ, ओके? तो आई कलर के लिए हमने देख लिया कि हमें ये जीन्स ज़रूरी रहते हैं स्टडी करने के लिए। अगर आपको किसी इंडिविजुअल का हेयर कलर पता करना है, तो आपको इन जीन्स की स्टडी करनी रहेगी। बेसिकली देख रहे हो ना, हर C2 दोनों में कॉमन है। तो हर C2 एक तरह का मेलानिन प्रोडक्शन का जीन है, जो कि बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर HER2 का प्रोडक्शन बहुत हाई है, लाइक वो जीन अच्छे से एक्टिव है, तो इंडिविजुअल का कलर कैसा होता है? डार्क होता है। अगर इंडिविजुअल का कलर बहुत लाइट है, इसका मतलब HER2 जीन इज़ नॉट परफॉर्मिंग सो गुड, लाइक उतना प्रोटीन नहीं बना रहा है, इसलिए उसके स्किन का कलर कैसा हो जाता है? लाइट हो जाता है। वही मेलानिन बालों में भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो अगर बालों का कलर बहुत ब्लैक है, इसका मतलब HER2 जीन काफ़ी एक्टिव है। अगर बालों का कलर बहुत लाइट है तो वो लाइक सर्टेन अमाउंट में एक्टिवेशन उसका हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये सारे जीन्स हैं जो हेयर कलर से जुड़े रहते हैं। इसके बाद जब आप स्किन कलर स्टडी करते हो तो स्किन कलर के लिए आप BNC2 जीन, ठीक है, HER2 जीन यहाँ पे भी आ जाता है, क्योंकि ये मेलानिन से जुड़ा हुआ जीन है, इसलिए जब भी किसी भी चीज़ के कलर की बात आएगी तो वहाँ पे ये जीन ज़रूर आएगा। तो आप ये जीन याद रख सकते हो बिकॉज़ ये तीनों में कॉमन है। ओके, इसके बाद TYR जीन भी कॉमन है। इसके बाद OCA2 जीन, ये भी कॉमन है। तो ये सारे जीन्स हैं जो कहीं न कहीं कलर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
इसके बाद आप एक मार्कर स्टडी करते हो जो कि होता है हाइट का मार्कर। ठीक है, तो हाइट के मार्कर के लिए आप एकेन जीन स्टडी करते हो। इसके बाद आप जीएच रीजन स्टडी करते हो। इसके बाद पीपीआईएफ, जो भी नाम आपको इजी लग रहा है आप वो याद कर सकते हो। ओके, तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं मोस्टली। तो ये ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, बॉडी को हाइट प्रोवाइड करते हैं। तो कोई इंसान कितना लंबा है ये इन जीन पे रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, आप देखते हो एशियन पीपल का हाइट बहुत कम होता है, लाइक चाइनीज पीपल आर वेरी शॉर्ट, कोरियन पीपल हैव हाइट बट लाइक ओल्ड टाइम में उनका हाइट इतना एक्सप्रेसिव नहीं था, तो मे बी इनके बॉडी में ये सारे जीन बहुत कम रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद आप फेशियल फीचर, जब आप फेशियल फीचर्स की बात करते हो तो आपको ये सारे जीन स्टडी करने हैं। ओके, आप सैड बी2 जीन स्टडी करते हो, आप सीमा 3 जीन स्टडी करते हो, आप पैक्स 3 जीन स्टडी करते हो। तो ये सारे जीन्स आपके फेशियल सिमेट्री के बारे में बताते हैं कि आपकी नोज का शेप कैसा है, आपकी आईब्रोज का शेप कैसा है, आपके लिप्स थिक है या पतले हैं। ये सारी चीजें आप फेशियल फीचर्स के इन जीन्स की स्टडी करके निकाल सकते हो। इसके बाद किसी इंडिविजुअल में बार्डनेस का कैरेक्टर है या नहीं, ये भी आप इन जीन्स की स्टडी करके निकालोगे। तो जो 20p11 जीन होता है ये बार्डनेस के लिए होता है। अगर ये जीन आपकी बॉडी में हाइपर एक्टिव है तो आपको बार्डनेस होगा, अगर ये जीन अपने कंट्रोल में है तो आपको बार्डनेस नहीं होगा। तो ये सारे मार्कर हैं जिनको आप यूज करोगे किसी इंडिविजुअल के फेशियल अपीयरेंस या उसके फिजिकल अपीयरेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इस एफटीपी का एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे काम करता है एसओपी। तो आप समझो, द प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटर्नली विजिबल ह्यूमन ट्रेट्स फ्रॉम डीएनए हैज implication in forensics, but it can also provide a valuable information for the analysis of archaeological remains। तो एफडीपी का यूज करके ना ही आप सिर्फ किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके साथ साथ आपको कोई अगर आर्कियोलॉजिकल रिमेन मिला है और आपको नहीं पता है कि ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन किस पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है, तो आप एफडीपी को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये इंडिविजुअल ऐसा दिखता है, और अगर ये इंडिविजुअल ऐसा दिखता है तो ये इस पॉपुलेशन से बिलोंग करता होगा। ठीक है, और ये काफी वैलिडेटेड सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एच आइरिस फ्लेक्स एस सिस्टम। ओके, तो ये सिस्टम जो है ना 41 ऑटोसोमल मार्कर की स्टडी के थ्रू प्रेडिक्ट करता है कि आपकी आई का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है। ओके, तो 41 ऑटोसोमल मार्कर, तो मतलब समझ रहे हो, आपकी बॉडी के ऐसे जीन्स को स्टडी कर रहा है जो कि किसी ना किसी तरह का आपकी बॉडी में प्रोटीन बना रहे हैं। आपके इंट्रॉन्स को स्टडी नहीं कर रहा है, ये आपके एक्सॉन के रीजन यानी कि फंक्शनिंग रीजन ऑफ डीएनए को स्टडी करके किसी इंडिविजुअल के अपीयरेंस का प्रिडिक्शन करता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, डीएनए फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इज प्रोन टू पोस्टमार्टम डैमेज, पीएमडी। क्या होता है पोस्टमार्टम डैमेज, को पता है कि जब कोई रिमेन हमें बहुत सालों पुराना मिलता है, 100 साल के पुराना, 1.5 साल पुराना, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वो सारा डीएनए जो है ना, वो सारे रिमेन्स इतने डैमेज हो चुके होते हैं, इतनी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में वो हमें मिलते हैं कि उनसे आप डीएनए आइसोलेट प्रॉपरली कर पाओ, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। राइट, तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स सालों साल कहीं मिट्टी में दबे हुए मिलेंगे, फिर उनको निकाला जाता है, फिर वो इतने डैमेज हो चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी डीएनए आने की कितनी खराब होगी। उस सारे डीएनए को उस एशियन, उसको हम बोलते हैं एडीएनए। एडीएनए मतलब होता है एंशियंट डीएनए। तो जब आप एंशियंट डीएनए की एनालिसिस करते हो तो एक प्रॉब्लम जो आपको बार बार फेस करनी पड़ती है कि वो डीएनए बहुत शॉर्ट फ्रेगमेंट्स का होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 40 to 60 बेस पेयर, क्योंकि वो काफी डैमेज हो चुका होता है। और उसमें मल्टीपल टाइप के चेंजमेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि अगर वो थाइमीन है तो वो साइटोसिन से रिप्लेस हो जाएगा, अगर वो एडेनिन है तो एडेनिन का बेस पेयर ग्वानिन से रिप्लेस हो जाएगा। ये सारे ट्रांजिशंस जो है ना, किसी भी डीएनए के एनालिसिस को बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप जिस बेस पेयर को स्टडी कर रहे हो उसका न्यूक्लियोटाइड तो चेंज हो चुका है, उसमें किसी ना किसी तरह का म्यूटेशन हो चुका है। तो म्यूटेशन के बाद भी आपको कैसे प्रिडिक्शन करना है, और जो डीएनए मिला है उसका बेस पेयर भी इतना कम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एफडीपी को स्टडी करते हो किसी भी एशियंट डीएनए पे। ओके, अगला पॉइंट क्या लिखा है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड स्मॉल एवरेज डीएनए फ्रेगमेंट साइज, potential contamination with high molecular weight modern DNA, and frequent nucleotide changes render PCR based method। ओके, तो अब आपको पता है कि आपका फ्रेगमेंट साइज बहुत कम है, आपका बहुत
कंटामिनेटेड डीएनए है, तो आप क्या करोगे, उसको पीसीआर से पहले एम्पलीफाई करोगे। इनफ अमाउंट में जब आप किसी आइसोलेटेड डीएनए को एम्पलीफाई कर दोगे, तो वो डीएनए का अमाउंट इतना अच्छा मिल जाएगा कि एटलीस्ट आप उस पे प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। फिर उसी स्टडी में कैसे करते हैं, उसको हम सिस्टम यूज करते हैं एच आइरिस फ्लेक्स एस सिस्टम, जो कि मल्टीप्लेक्स पीसीआर ऐसे पे काम करता है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर क्या होता है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी, बट अभी आप समझ लो कि जस्ट नेचुरल पीसीआर होता है जहाँ पे आप मल्टीपल सैंपल्स को एक साथ रन करते हो और उसमें सेम एनालिसिस करते हो। ओके, इसके बाद क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ए डीएनए आर बेस्ड ऑन द शॉटगन होल जीनोम सीक्वेंसिंग और हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड टारगेट मेथड। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आप बहुत ध्यान से सुनना, मे बी कुछ चीजें आपसे स्किप हो सकती हैं। अगर कुछ भी स्किप हो रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जब भी आप एंशिएंट डीएनए के एनालिसिस करते हो ना, तो आप शॉटगन सीक्वेंसिंग करते हो। क्या होता है शॉटगन सीक्वेंसिंग? तो मैं अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया दूं, तो ऐसे डीएनए को एनालिसिस करते हो जिसमें म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप फाइंड आउट करते हो कि उस डीएनए में म्यूटेशन किस रीजन में है, क्योंकि जब तक आप म्यूटेशन को फाइंड आउट नहीं करोगे, आप उस डीएनए का एक्चुअल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एंशिएंट डीएनए में तो बहुत म्यूटेशन हो चुका है। अगर आप म्यूटेशन को इग्नोर करके उसकी स्टडी करोगे, तो जो भी रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो ऑब्वियसली गलत आएंगे। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि वहां पे उस डीएनए के कौन से रीजन में आपको म्यूटेशन मिला है। ठीक है, तो जब आप म्यूटेशन पता कर लोगे, तभी आप ये समझ पाओगे कि उसका एक्चुअल बेस पेयर सीक्वेंस क्या रहा होगा, उस डीएनए का एक्चुअल सीक्वेंस क्या रहा होगा। ठीक है, अब जब कभी भी आपको इस स्लाइड पे ये दिखे कि यहाँ पे मैंने एम एसएनपी पैनल लिखा हुआ है, जहाँ पे आप फॉरेंसिक होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हो बीजीए की, तो बीजीए क्या होता है, बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल एंसेस्ट्री होता है। बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल एंसेस्ट्री आप तब यूज करते हो जब आप मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग करते हो। मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग मतलब होल जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, जहाँ पे आप एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर को यूज करते हो। एम मतलब होता है एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर। किसी भी सीक्वेंस, किसी भी एसएनपी पैनल की स्टडी करके उसका एंसेस्ट्री लीनिएज निकालना, उसकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग करके और पता करना कि वो इंडिविजुअल किस बायो जियोग्राफिकल एंसेस्ट्री से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें आप किसके थ्रू करते हो, एफडीपी के थ्रू करते हो, जहाँ पे आप यूज करते हो एच आइरिस फ्लेक्स एस सिस्टम। ओके, तो इस स्लाइड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दोबारा से ये सेक्शन देखना, एक एक चीजें नोट करना, कॉपी पेन लेके बैठना, तो समझने में आसानी रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक रफली मेथड समझा देती हूँ कि कैसे आप ओवरऑल चीज़ों को ऑपरेट करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको किसी जेनेटिक मटेरियल का कलेक्शन करना है। वो किसी क्राइम सीन से हो सकता है, किसी आर्कियोलॉजिकल साइट से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको उसका आइसोलेशन करके उसमें एसएनपी का एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ पे म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस आए थे। ओके, देन आप करोगे कन्वर्जन ऑफ जेनेटिक डेटा इनटू अ एनालॉग ऑफ अ डिजिटल फॉर्म। अब हमको पता है कि एफटीपी एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पे आप अपना सारा डेटा इनपुट करोगे और वो कंप्यूटर पे आपको किसी इंडिविजुअल का फेस डिजाइन करके देगा। तो आपको वो सारा जेनेटिक डेटा एक तरह के डिजिटल फॉर्म में चेंज करना है और आपको अपने सिस्टम में उसको इंसर्ट कराना है। इसके बाद क्या होगा, जियोग्राफिकल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे आप अपने डेटा का। ठीक है, फिर वो एक तरह का फिजिकल अपीयरेंस डिजाइन करके देगा और आप उसको कैलकुलेट करवाओगे कि वो किस उसके फीचर्स की पॉसिबिलिटी किस पॉपुलेशन से मैच हो रही है। ओके, फिर वो मैच करके दे देगा और आप फॉलोइंग डेटा, जो भी चीजें आपको मिली है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिली है, आप उसका इंटरप्रिटेशन करोगे और किसी इंडिविजुअल का अप्रोप्रिएट प्रिडिक्शन कर दोगे कि वो किस फिनोटाइपिंग क्या, किस बायोजियोग्राफिकल एंसेस्ट्री से बिलोंग करता है। तो बेसिकली जब आप फिनोटाइपिंग की, एफडीपी की बात करते हो, तो एफडीपी ऐसे ही काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एफडीपी में मैंने बताया था कि हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको एच आइरिस प्लेक्स सिस्टम कहते हैं। तो इसमें बताया डीएनए एक्सट्रैक्शन करोगे, एसएनपी जीनोटाइपिंग करोगे, किसी इंडिविजुअल का फेशियल प्रेडिक्शन यूज करोगे और यहाँ पे एक तरह का प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं बेसियन प्रोबेबिलिटी मॉडल। ओके, बेसियन प्रोबेबिलिटी मॉडल कैसे काम करता है, ये चीज बहुत ब्रीफ है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको आगे दूंगी, बट अगर आपको इस पे चीजें पढ़नी है तो आप खुद के एंड से पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में आके बताना, आई विल एक्सप्लेन इट।
ओके। इसके बाद आपने बेसिक प्रोबेबिलिटी मॉडल लगाया और आपने किसी एसएनपी का स्पेसिफिक आईडी नंबर, अब देखो ये जो देख रहे हो ना, ये कुछ बहुत अलग सी चीज नहीं है, ये एक तरह का एसएनपी का आईडी नंबर रहता है। जब आप किसी भी डेटा को कहीं पे भी सर्च करोगे, किसी भी एसएनपी मार्कर को कहीं पे भी सर्च करोगे, तो वो एक तरह के आईडी नंबर के साथ काम करता है, ठीक है? तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, अगर ये एसएनपी की स्टडी कर रहे हो तो उसका आईडी नंबर क्या होगा, ये होगा। और जब आपको इमेजिन आपने कोई जीनोटाइप लिया एए, ठीक है? उसका एसएनपी ये है, ठीक है? तो वो एसएनपी किस चीज़ का प्रेडिक्शन करता है कि उस इंडिविजुअल की आई का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, ठीक है? अगर आपने किसी इंडिविजुअल का इमेजिन आपको जीनोटाइप मिलता है जीजी, तो वो क्या प्रेडिक्ट करेगा कि इस इंडिविजुअल का आई कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। इसी तरह से आप किसी इंडिविजुअल का फिनोटाइप यानी कि उसका कैसा दिखता है वो इंडिविजुअल, इस चीज का प्रिडिक्शन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब बेसियन प्रोबेबिलिटी मॉडल, अगर आप मैं आपको थोड़ा-सा समझाऊँ, तो बेसियन प्रोबेबिलिटी मॉडल एक तरह का स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है, जो कि बायस थ्योरम पे काम करता है। बायस थ्योरम ये होती है कि एक चीज़ जो आपको पहले से थोड़ा-सा आइडिया है, क्योंकि आप किसी क्राइम सीन से डील करके आए हो। दूसरा, जब आप उसको डेटा के फॉर्म में स्टडी करोगे, तो वो आपकी हाइपोथेसिस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा। उस हाइपोथेसिस को प्रेडिक्ट करके आप किसी इंडिविजुअल का अपीयरेंस प्रेडिक्ट कर सकते हो। बेसिकली बेसियन प्रोबेबिलिटी मॉडल ऐसे काम करता है। ओके? अब देखा जाए तो रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग की, तो आप किसी इंडिविजुअल का अपीयरेंस प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अगर आप फॉरेंसिक्स में यूज कर रहे हो, तो आप उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन को आप एक अलग तरह से लीड कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है? अगर आप फॉरेंसिक्स के फील्ड में नहीं काम कर रहे हो और आपको एफडीपी में काफी इंटरेस्ट है, तो आप मॉलिक्यूलर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि कोई जीन किसी इंसान के किस ट्रेट को कैरी ऑन कर रहा है, कैसे उसको अफेक्ट कर रहा है। किसी जीन को नॉक इन नॉकआउट करके आप उस जीन का प्रॉपर एक्सप्रेशन स्टडी कर सकते हो। जीन लेवल पे उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, कितना प्रोडक्शन वो किस प्रोटीन का कर रहा है, इस चीज की स्टडी कर सकते हो, और उसके फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे, इन चीजों की स्टडी आप कर सकते हो एफडीपी का यूज करके। ओके, जब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ ग्रोथ की, तो मैंने आपको समझा दिया पुराने समय में एफडीपी का यूज कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 2 में एफडीपी का यूज हुआ था। अब वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सारे अननोन सैंपल्स मिले थे, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे ये किस इंडिविजुअल का, किस पॉपुलेशन का, किस कंट्री रीजन का है, राइट? उस इंडिविजुअल, उस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हमने एफडीपी का यूज किया और बता दिया कि ओके फाइन, यहाँ पे अगर इसका फिजिकल फीचर ऐसा है तो मे बी ये इस पॉपुलेशन से बिलोंग करता होगा, और अगर ऐसा है तो दूसरी पॉपुलेशन से बिलोंग करता होगा। ओके, आगे समझे तो केस स्टडी, एक बार क्या हुआ था कि 25 ईयर ओल्ड कैंड्रा एल्सन और उनकी 3 साल की बेटी, जिसका नाम था मलेशिया बॉयकिन, डेड मिलते हैं अपने अपार्टमेंट इन कोलंबिया में, ठीक है? और ये क्राइम अभी भी अनसॉल्व्ड है, ठीक है? तो इस क्राइम को कोई, इसमें कोई नहीं पता कर पाया कि इंडिविजुअल का मर्डर किसने किया था। बट आफ्टर 4 इयर्स क्या होता है, जब एफडीपी काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा होता है वेस्ट कंट्रीज में, तो एक टेक्नोलॉजी जिसको हम अभी भी डीएनए फिनोटाइपिंग कह रहे हैं, जिसके बारे में हमने सारी पढ़ाई करी है, इसको यूज करके एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को एक प्रेडिक्शन किया गया था, जहाँ पे ये बताया गया था कि मे बी जिसने भी इस इंडिविजुअल का मर्डर किया है, उसका स्किन डार्क स्किन है, उसके हेयर ब्राउन है, वो मेल है, और उसकी आंखें भी कैसी हैं, ब्राउन है। तो एक तरह का प्रेडिक्शन मिल गया कि उसका फीचर ऐसा दिख सकता है, ठीक है? बट वो ऐसा दिखने वाला इंडिविजुअल उनको कभी मिला नहीं, तो वो इस इंडिविजुअल को पकड़ नहीं पाए। बट हाँ, वहां पे जो डीएनए रिमेन्स मिले थे, उससे उन्होंने समहाउ उसके फीचर्स का प्रिडिक्शन जरूर कर दिया, ठीक है? तो अभी भी ये केस अनसॉल्व था, बिकॉज़ ऐसा दिखने वाला इंडिविजुअल कभी मिला नहीं, और जब मिल नहीं पाया तो ऑब्वियसली आप किसी रैंडम इंसान को पकड़ के चीज़ें तो कर नहीं सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एफडीपी के साथ क्या-क्या एथिकल इश्यूज़ आते हैं। तो सबसे बड़ा एथिकल इश्यूज़ ये आता है कि जब आप किसी भी इंडिविजुअल के ऐसे रीजन को स्टडी कर रहे हो जो एक तरह के प्रोटीन फंक्शनिंग कर रहा है, तो क्या आप उसका एज़ अ एविडेंस उसको यूज़ कर रहे हो, या आप उस पे किसी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में ब्लैक वर्सेस व्हाइट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तो ब्लैक वर्सेस व्हाइट कितना प्रॉब्लमैटिक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को उसके रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो आप ये चीज़ें सिर्फ़ इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, या सोशल प्रोपेगेंडा बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो? तीसरा क्या रहता है कि अगर बहुत एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन एक तरह का क्राइम कर रही है, और आप इस डेटा को यूज़ करके चीज़ें सामने लेके आ रहे हो, तो एक तरह का उस पूरी पॉपुलेशन के लिए एक तरह का हैरेसमेंट हो सकता है। तो हमें अवॉइड करना है कि ऐसी चीज़ें ना करें। तीसरा क्या होता है, कोडिंग रीजन। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम किसी इंडिविजुअल के
कोडिंग रीजन यानी एक्सॉन रीजन को स्टडी करते हैं। तो जब आप किसी की कोडिंग रीजन को स्टडी कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या आती है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल सकता है कि उसको डिसीज क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ। इवन तो उसकी आने वाली जनरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या डिसीजेस आ सकती हैं, आपको ये भी पता चल सकता है। इसलिए ये इसके साथ ये सारे एथिकल एस्पेक्ट जुड़ के आते हैं। इसलिए आप इसको कोर्ट में बहुत एज अ सॉलिड एविडेंस आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको इससे किसी इंडिविजुअल के फेशियल कॉम्पोसाइट, फेशियल फीचर्स के बारे में पता लगता है, किसी इंसान का जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपनी जनरेशन में या अपनी पॉपुलेशन में कैरी ऑन करता है, ये सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हो वाया यूजिंग द DNA phenotyping technique. Okay, thank you so much everyone for watching this video. If you are liking the content, then don't forget to subscribe the channel and like the video. Take care. Bye bye.